तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुबश्शिर अहमद और आप देख रहे हैं टेक आईक्यू। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में एंटर करने वाले हैं। तो बगैर किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मैं आप लोगों को रिजर्व वर्ड्स का टॉपिक भी क्लियर करा दूँगा, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है और मैं इसलिए अगर वीडियो बनाऊँ तो थोड़ा मसला हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये एक ही टॉपिक में दोनों को क्लियर करा देता हूँ कि क्या चीज़ें और किस तरीके से काम करती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या चीज़ें और किस तरीके से काम करती है। ठीक है, बात करूँ मैं अगर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो ये जो लैंग्वेज थी ये बनी थी 1979 में। ठीक है, हाँ 1979 में बनी थी। तो 1979 में ये लैंग्वेज बनी थी। इससे पहले एक लैंग्वेज थी C लैंग्वेज। ठीक है, ये सबसे C लैंग्वेज जो है वो सबसे पहली लैंग्वेज है और ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है। अभी भी ये चलती है ये लैंग्वेज और काफ़ी अच्छी चलती है। C लैंग्वेज जो है, C लैंग्वेज बहुत अच्छी अभी भी चलती है और ज़्यादातर लोग बेसिक्स के लिए C लैंग्वेज को ही कंसिडर करते हैं कि C लैंग्वेज से हम लोग बेसिक सीख लेंगे प्रोग्रामिंग के, क्योंकि जो बंदा C लैंग्वेज चलाना सीख जाए ना फिर वो ज़्यादातर चीज़ें सीख जाता है। ठीक है, तो ये C लैंग्वेज का काम था। ठीक है, तो C लैंग्वेज सबसे सही लैंग्वेज थी, सबसे पहली लैंग्वेज मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इससे पहले B लैंग्वेज भी थी और काफ़ी लैंग्वेजेस थी। तो C लैंग्वेज एक काफ़ी तबाही मचाई थी उस टाइम C लैंग्वेज ने अपने टाइम पे। तो C लैंग्वेज में एक मसला हो गया था। मसला क्या था कि C लैंग्वेज जो है वो एक तो पहली बात मैं बता दूँ, C लैंग्वेज जो थी वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को रन नहीं कर पाती। मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम मतलब अगर आपका प्रोग्राम छोटा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से बना देगी आपको एक प्रोग्राम। अगर आपके प्रोग्राम में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड अप हो जाए, जैसे कि आजकल के ऐप्स में ऐड अप हो जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड अप हैं, AI फीचर्स वगैरह, या ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ वरना AI फीचर नहीं। बड़े प्रोग्राम्स जो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उन प्रोग्राम्स को ये हैंडल नहीं कर पाते C लैंग्वेज। तो ये इसका एक प्रॉब्लम था और इसके अलावा इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है यार, ये टॉपिक जो है ना काफ़ी एडवांस टॉपिक है। तो इसी वजह से ना आप लोगों की बुक में ये टॉपिक मौजूद है और ना मैं ये अभी पढ़ा सकता हूँ क्योंकि आप लोगों की बहुत बेसिक है। लेकिन इतना मैं बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को UPS भी कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सही, तो इसका होता क्या है इसका सीन, ये एक प्रोग्राम का एक नक्शा बना देता है और इतना ही बता दूंगा अभी तक कि एक प्रोग्राम का नक्शा बना देता था। और अभी ये ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्लूडेड है, C लैंग्वेज में अभी भी इंक्लूडेड नहीं है। तो C लैंग्वेज को मॉडिफाई करा एक बंदे ने, जॉन सही, जॉन स्ट्रूस्टॉप। इसका नाम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, नाम ही इसको कॉम्प्लिकेटेड है। अभी मैं इसकी स्पेलिंग देखते बैठा हूँ तो जॉन स्ट्रूप ने इसको बनाएगा बेल लेबोरेटरीज। कहाँ? बेल 1979। ठीक है, लेकिन उस टाइम इस बंदे ने इस लैंग्वेज का नाम C++ नहीं रखा था, बल्कि रखा था C विद क्लासेस। इसका नाम रखा गया था क्योंकि क्लासेस जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक टॉपिक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी ये C लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एड अप कर दिया गया था और इसका नाम ये C++ बन गया था, जैसे पहले C विद क्लासेस कहा जाता था। तो ये सीन था, फिर इसका आगे जाके नाम चेंज हो गया और इसका नाम हो गया C++ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये इसकी हिस्ट्री थी। C लैंग्वेज इसी तरीके से डेवलप हुई, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट रखती है। तो ये इसका एक फ़ायदा था, काफ़ी अच्छा फ़ायदा था, इसने काफ़ी अच्छा अपने टाइम पे काम थे और C लैंग्वेज तो थी काफ़ी पॉपुलर अपने टाइम की। तो ये इसकी हिस्ट्री थी C लैंग्वेज की। अभी भी हम लोग जो हमारे जो बुक का टॉपिक है ये C++ लैंग्वेज ही है, हमारे बुक का टॉपिक हमें बुक में C++ लैंग्वेज सिखाया गया, जबकि मैंने जो सेकेंड ईयर में पढ़ा था तो C लैंग्वेज को पढ़ा था मैंने। तो C लैंग्वेज से थोड़ी ईजी है C++ लैंग्वेज, उम्मीद आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, ईजी लगेगी। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का टॉपिक है नहीं आपकी बुक में क्योंकि अभी आप लोगों को इतने एडवांस नहीं है कि आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अभी समझ सकें आसानी से। तो ये टॉपिक अभी मैं ना समझाऊंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये था C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिजर्व वर्ड्स की, रिजर्व वर्ड्स क्या चीज़ होती है। रिजर्व वर्ड्स जो है वो कुछ
पहली बात रिजर्व से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में मतलब आप कोई भी वर्ड यूज़ कर लो, हेलो वर्ड ज़्यादातर लोग लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप अपना नाम लिख सकते हो, कोई भी बीच लिख सकते हो, सही है। तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो है उसमें, बस वो एक बात होनी चाहिए, उसके कुछ रूल्स होते हैं लिखने के, कोई भी चीज़ लिखने की, जैसे स्पेस नहीं होना चाहिए किसी भी वर्ड के दरमियान। ये आइडेंटिफायर के नाम आइडेंटिफायर में यूज़ होता है रिजर्व वर्ड्स। बताऊंगा मैं हर चीज़ एक साथ आगे आगे एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी वर्ड आप लोग यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी चीज़ का नाम देने के लिए। कोई भी आप वैल्यू स्टोर करते हो कहीं भी, तो उसका नाम देते हो ना, तो उसका नाम देने में कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। हेलो वर्ड लिख दो, जो अपनी मर्जी से जो लिखना लिख दो। बस कुछ वर्ड ऐसे होते हैं रिजर्व होते हैं जो कि C++ लैंग्वेज ने अपने लिए रखे होते हैं। वो वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी किसी तौर आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि एक वर्ड है ब्रेक, एक वर्ड है कंटिन्यू, ऐसे वर्ड्स जो हैं ये आप C++ लैंग्वेज में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको ये वर्ड्स अपने मतलब इनके जो फीचर्स है, इन वर्ड्स के कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, तो अगर आपको इन फीचर्स के लिए इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हो। हाँ, जैसे इसकी मैं एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ कि जैसे कि आप लोग बात कर लें हम लोग इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एक वर्ड है, कौन सा वर्ड बताऊँ, सी, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है, देखना, सही। अब हम लोग कोई ऐसा वर्ड इंग्लिश में, अगर इंग्लिश की डिक्शनरी में हम लोग अगर कुछ ऐसे बन जाए कि इंग्लिश की डिक्शनरी में कोई वर्ड हम लोग डाल सकें, तो हम लोग सी की कोई और मीनिंग बना सकते हैं क्या? जैसे कि हम बोलते हैं सी का मतलब है खाना, ठीक है, बोल सकता हूँ मैं सी का मतलब खाना? नहीं ना, क्योंकि इसको एक पहले से एक मीनिंग बन चुका है कि सी का मतलब होता है देखना, सही है, देखना। तो अब आगे तो मैं इसका आगे चेंज ही नहीं कर सकता ना, मतलब ये वर्ड एक रिजर्व हो गया, अब इसका मतलब ही देखना ही रहेगा। हाँ, अगर मैं कोई और वर्ड बना दूँ ईसी, इसका मतलब मैं दे दूँ खाना, फिर मैं बना सकता हूँ कोई वर्ड इस तरह से, लेकिन ये वर्ड एक रिजर्व हो चुका है देखना, इससे आगे अब हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है C++ में, मतलब ब्रेक का मतलब एक मतलब दे दिए C++ लैंग्वेज में, वो मतलब मैं आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ब्रेक का मतलब दे दिया C++ लैंग्वेज ने। अब इसके बाद आप लोग ब्रेक को यूज़ ही नहीं कर सकते कहीं भी, जब तक आपको वो जो इसका काम है ब्रेक का, वो नहीं कर, अगर आप कर रहे हो, अगर वो काम कर रहे हो तो आप ब्रेक को यूज़ कर सकते हो। अगर आप वो काम नहीं कर रहे या किसी चीज़ को नाम दे रहे हो या इस तरीके से कुछ भी लिखना चाह रहे हो, खाली आप ब्रेक लिख दोगे, जैसे कि खाली अगर मैं ब्रेक लिख दूँ C++ लैंग्वेज में, तो एरर दे देगा मुझे कि क्यों लिखा भाई ब्रेक, फायदा क्या, क्यों लिखा, फालतू में क्यों लिखा। ब्रेक का एक मीनिंग है, उस मीनिंग से ब्रेक का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी अगर काम चल रहा हो आपके प्रोग्राम में, ब्रेक से क्या होता है, वो प्रोग्राम रुक जाता है वहीं पे, ठीक है। ब्रेक की स्टेटमेंट से प्रोग्राम वहीं पे रुक जाता है। अब मैं कहीं भी फालतू में ब्रेक यूज़ नहीं कर सकता, अगर मुझे प्रोग्राम को रोकना है तभी मैं ब्रेक को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये इसका मतलब होता है, ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं और इन वर्ड्स को आप यूज़ नहीं कर सकते। इन वर्ड्स का चार्ट आपको कंप्यूटर की आपकी बुक में दिया हुआ है, चार्ट आपको दिया हुआ है, शायद पेज नंबर 40 या 41 पे आपको एक पूरा चार्ट प्रोवाइड कर दिया गया है कि ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। एक वर्ड है शायद केस है, केस भी एक वर्ड है जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते कहीं भी। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे वर्ड्स आपके हैं जो कि C++ लैंग्वेज में ने जिसके मीनिंग्स दे दिए पहले से, अब उसके आप अलग मीनिंग्स नहीं दे सकते, मतलब अलग वर्ड्स उन वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। मीनिंग्स कैसे दे रहे हैं वो आगे में आप लोगों को पता चल जाएगा, आगे जब आप लोग पहुँचेंगे तब आपको पता चल जाएगी वो बात, ठीक है। तो अभी तक के लिए यही है कि C++ लैंग्वेज क्या थी, मैंने आज आप लोगों को बता दिया, किसने बनाई थी, कहाँ बनाई थी, किस टाइम पे बनाई थी, सब बता दिया, और ये किसका एक इंट्रोडक्शन था। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को, एक और बात बताता हूँ, C++ लिखा होता है, ठीक है। हम लोग C++ क्यों लिखा गया था? सी लैंग्वेज का मतलब तो आपको मैंने बता दिया, पुरानी ये C++ का मॉडिफाइड, सी लैंग्वेज का मॉडिफाइड वर्जन है ये C++। तो प्लस प्लस इसलिए डाला क्योंकि प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो प्रोग्रामिंग में डबल प्लस अगर कहीं भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट, सही है। ये स्टेटमेंट है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप चले जाएं ये स्टेटमेंट आपको जरूर मिलेगी, प्लस प्लस। तो इसका मतलब, इस प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट। अगर आप कहीं भी वन प्लस प्लस अगर मैं लिखता हूँ प्रोग्रामिंग में अगर कहीं भी मैं वन प्लस प्लस लिख दूंगा तो कंप्यूटर समझ जाएगा ये वन नहीं है, इसका इंक्रीमेंट है। मतलब इंक्रीमेंट क्या होगा, वन से बड़ा क्या होगा, टू। तो इस कंप्यूटर समझेगा ये टू लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने वन प्लस प्लस लिखा है, वन का इंक्रीमेंट लिखा है। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए मतलब सी प्लस प्लस सी का इंक्रीमेंट है, मतलब सी का एक मॉडिफाइड वर्जन है, ये सी को डिपेक्ट करता है, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि सी लैंग्वेज क्या चीज़ होती है, सॉरी सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या चीज़ होती है, और सी लैंग्वेज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा बहुत। और इसके बाद मैं आप लोगों को रिजर्व वर्ड्स का कॉन्सेप्ट बता दूँ कि क्यों रिजर्व वर्ड्स को यूज़ नहीं कर पाते और कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर की आपकी बुक में पेज नंबर 40 या 41। और हो सकेगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे चार्ट भी दिखा दूंगा जिससे आप लोग देख सकते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।